हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 एंड 1965 के बारे में। तीसरा जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में वो था 1971 का युद्ध। क्या हुआ 1917 में? पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा एक इंटरनल क्राइसिस फेस कर रहा था। कंट्री के, पाकिस्तान की बात हो रही है, कंट्री के जनरल इलेक्शन थे पाकिस्तान के। और यहां पर पाकिस्तान में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताई थी कि आजादी के टाइम पर इन्होंने दो हिस्से मांगे थे अपने। एक ये वाला वेस्ट पाकिस्तान और ये वाला ईस्ट पाकिस्तान। भारत इस चीज के लिए इसलिए मान गया था, भारत को पता था ये पाकिस्तान का बेवकूफी वाला डिसीजन है। अगर कल को हम एक्सेस देने से मना कर दे वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान के लिए, तो कभी वैसे भी संभाल कर रख नहीं पाएगा पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को। और जिसको आप संभाल के कभी रख नहीं पाते हो तो यानी कि बगावत होगी, बगावत पक्का होगी। और ऐसे ही हुआ। क्या हुआ? जो इलेक्शंस हुए दोनों जगह पर हुए, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो की पार्टी विनर इमर्ज हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो की। जबकि ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान एक पर्सन था, उसकी एक पार्टी थी अवामी लीग, वो जीत गई। अब यहां पर क्या था, वेस्ट जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, आप उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी को देखो, वो बिल्कुल किसके बगल में है। तो यहां पर कल्चर की किसकी छाप यहां पर आपको देखने को मिलेगी? वेस्ट बंगाल। अब ये यहां पर काफी ज्यादा बंगाली पॉपुलेशन रहती थी ईस्ट पाकिस्तान में। और वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स के ऊपर टाइम टू टाइम आरोप लगते रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या को, आबादी को सप्रेस करा जाता है वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स के द्वारा इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चरल सप्रेशन, उर्दू थोपना उनके ऊपर। लेकिन किसी के कल्चर को, जस्ट बिकॉज आपकी कंट्री जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम्हें बंगाली छोड़ के उर्दू बोलना पड़ेगा या तुम रसगुल्ला की जगह मुर्गा खाओ। तो जो बंगाली पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसने वोट करा इस प्रोटेस्ट में कि वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स के द्वारा हमें ना सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करा जाता है। भाई है तो हम भी पाकिस्तानी ना। और पाकिस्तानी के जो रूलर्स जो थे ना, मतलब यहां पर जो पाकिस्तानी रूलर्स लिखा हुआ है, समझ जाना वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स की यहां पर बात चल रही है। फेयर तरीके से अवामी लीग जो है वो पावर में आई ईस्ट पाकिस्तान में। शेख मुजीबुर रहमान उसका लीडर था। लेकिन इस इलेक्टोरल वर्डिक्ट को मानने से वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स ने मना कर दिया, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो और इनके पार्टी मेंबर्स और भी जो लीडर्स थे वेस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने मना कर दिया। मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले एक डिबेट भी पढ़ाई थी इसके बारे में कि मेजर डेवलपमेंट्स और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, प्रेसिडेंट की बिल्डिंग, ये सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान में था। और ईस्ट पाकिस्तान में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के ऊपर बहुत कम फोकस करा जाता था। ये ऑलरेडी लोग तरस चल रहे थे। और इस इलेक्टोरल वर्डिक्ट के बाद लोग ये समझ गए कि वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स तो उसके अंदर जबरदस्ती जो मर्जी करना चाहे वो करवाएंगे। अवामी लीग ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट लॉन्च करा ईस्ट पाकिस्तान में, तो वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स ने इसको उठाकर जेल में डाल दिया। और लोगों और रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं, हिस्टोरियंस के द्वारा हमें और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा हमें यह बताया जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करे गए वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स के द्वारा भेजी गई आर्मी के थ्रू। तो इट वॉज अ रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया था। और इसके इलेक्शंस को, जो कि इलेक्टोरल वर्डिक्ट था, मतलब सोचकर देखो, वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो की पार्टी जीती तो वो इलेक्टोरल वर्डिक्ट ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जीती, शेख मुजीबुर रहमान ने सरकार अपनी बनाई, तो वो नल एंड वॉइड है इलेक्शंस। जनता लेकिन बेवकूफ नहीं है, जनता लेकिन समझ गई। तो यहां पर एक स्ट्रगल स्टार्ट हुई कि हमें ना ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान एज अ कंट्री से अलग करके एक सेपरेट कंट्री चाहिए, बांग्लादेश। ऐसा ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने, लीडर्स ने और जनता ने कहा। और इंडिया को मिल गया मौका। इंडिया ने सपोर्ट करा, दरवाजे खोल दिए कि कोई बात नहीं, खाना नाश्ता पानी हमारे यहाँ करना। थ्रू आउट 1971 इंडिया को हालांकि इस चीज का बर्डन बियर करना पड़ा, लेकिन अब
परमिशन तो इंडिया की थी ना। लगभग 80 से 90 लाख रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से भाग भागकर हमारे आए और उन्होंने हमारे शरण ली। और इंडिया ने इस फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रही थी ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश बनाने के लिए, इसको मॉरल और मटेरियल सपोर्ट भी दिया लीडर्स को। और यहां पर 1947 के बाद पाकिस्तान फिर हमारे ऊपर एक एक्यूजिशन और ब्लेम लगाता है कि इंडिया ने कॉन्स्पिरेसी रची है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान ना रहने देकर उसको बांग्लादेश बनवाना एज अ सेपरेट कंट्री। ये इंडिया की मिलीभगत है। और यूएसए से उस टाइम पर हमारी पड़ती नहीं थी, क्योंकि यूएसए को लगता था कि हम प्रो यूएसएसआर हैं। और चाइना अभी 1962 का युद्ध हमसे लड़कर आया था 9 साल पहले। तो इन तीनों कंट्रीज ने क्या करा, पाकिस्तान, यूएस और चाइना ने 3 एक्सिस अलायंस बना ली। यूएस, चाइना एंड पाकिस्तान। 1960s में ये लेट 1960s में ये शुरू हो गया था। और जो यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम के जो थे रिचर्ड निक्सन, इनके पर्सनल एडवाइजर थे हेनरी किसिंगर। इन्होंने कहा जाता है कि एक सीक्रेट विजिट करी थी चाइना में वाया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। इंडिया को लगा कि हम पे दबाव बनाने के लिए वर्ल्ड की मेजर पावर्स का प्रेशर आएगा, तो इंडिया ने भी अप्लाई कर दी ये वाला लॉजिक इस बारी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इन तीनों में से टॉप का बंदा कौन दिख रहा है? यूएसए। और चाइना से हमें ऑलरेडी खुंदक थी 9 साल पहले। और पाकिस्तान बिल्कुल शकुनी और मंथरा का रूप। इस पूरी महाभारत को करवाने वाला पाकिस्तान। तो हम गए श्री कृष्ण के पास, यूएसएसआर, और उसने हमारी मदद करी। उसने बिना किंतु परंतु करे सिचुएशन को जांचे। इंडिया की जब यह समस्या सुनी थोड़ी सी, यूएसएसआर हमसे मान गया 20 साल की ट्रीटी साइन करने को, जिसका नाम रखा गया इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसका पूरा नाम यही था, मतलब जो यहां पर दे रखा है ये नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन अगस्त 1971 में ये साइन करी हमने यूएसएसआर से, जिसको आज के टाइम में रशिया बोलते हैं। और इसमें यूएसएसआर ने यह एश्योर करा कि अगर भारत की भूमि पर या इसकी टेरिटोरियल वाटर्स में अगर कोई भी शिप या एक सिंगल गोली या पटाखा भी अगर फूटा, तो याद रखना न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है। और यह सिचुएशन भी वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो हमें पता लग गया ये 3 एक्सिस अलायंस सिर्फ नौटंकी थी, तशरीह फट गई इन तीनों की, यूएसए, चाइना और पाकिस्तान की। पाकिस्तान कहता रह गया, अरे भाई साहब आप तो मदद करने आए थे। अरे अरे अमेरिका कहां जा रहे हैं आप? चाइना जी आप कहां जा रहे हैं? आप तो मदद करने आए थे ना। उन्होंने कहा नहीं यार, मुद्दे और भी मैटर से सुलझाए जा सकते हैं। तुम ठंडा पानी पियो, तुम भारत के लीडर्स के साथ बैठ के टेबल पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, फुल स्केल वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिसंबर 1971 में। लेकिन पाकिस्तान जो सोच रहा था कि चाइना और यूएसए सपोर्ट देंगे, वो उन्होंने नहीं दिया इस ट्रीटी की वजह से। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने पंजाब और राजस्थान में उधर के बॉर्डर पे अटैक करा। आर्मी जम्मू एंड कश्मीर तक घुसी चली आई पाकिस्तान की। लेकिन इंडिया ने जो रिटेलिएशन करी, जो बदला लिया, तीनों की तीनों फोर्सेस इंडिया की, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये आर्म फोर्सेस एक्टिवेट हो गई वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पर। लोकल पॉपुलेशन चीज का वेलकम करा। और इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में बड़ी रैपिड प्रोग्रेस करी कि एक तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को कुछ भी नहीं होने दिया। एंड 10 दिनों के अंदर ही अंदर भारत की सरकार ने ढाका को सराउंड करा कि हम कुछ भी नहीं होने देंगे तुम्हें, तीनों साइड से। और पाकिस्तानी आर्मी की वीडियो है अवेलेबल, प्रधानमंत्री एपिसोड्स में देखना कभी। 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदूकें गिरवाकर सरेंडर करवाया था। और इंदिरा गांधी की जो वाहवाही थी, कभी ऐसा देश में देखा नहीं गया। ऑपोजिशन लीडर्स भी नारेबाजी कर रहे थे इंदिरा गांधी के लिए, उसके सपोर्ट में, कि एक औरत की मिसाल तो देखो जरा। दिस इज कॉल्ड एज विमेन एम्पावरमेंट। और कभी आपको विमेन एम्पावरमेंट जीएस पेपर 1 सोसाइटी में लिखना हो, ये आप इंदिरा गांधी का ये एक्शन, भाई प्रधानमंत्री, सारा क्रेडिट तो प्रधानमंत्री को ही जाएगा ना।
डिसीजन तो उनका ही था ना. शी वॉज अ वेरी स्टबन लेडी, जिसके गर्दन और इरादे दोनों मजबूत थे. उस जमाने की रजिया सुल्तान. पॉपुलेशन बढ़ रही थी, प्यार से समझाया बच्चे पैदा मत करो, सेक्स वेक्स मत करो, मत करो मत करो मत करो. नहीं समझे, आओ जाओ, इसको पकड़ के लाया, इसकी नसबंदी करते हैं. वो लाल शर्ट वाले को लाया पकड़ के, उसके साथ वो जो काला खड़ा है उसको भी पकड़ के लाया, इसकी नसबंदी करेंगे आज. मास लेवल पे प्रोग्राम चला था. अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में इमरजेंसी में. और तुम देखोगे सरकारी दफ्तर के लोग छुपते छुपते भागते थे. क्या ऐसा नहीं ऑफिस से अंकल को पता चला? ऐसे ही करते थे, बंद रूम में पकड़े नसबंदी कर देते थे उनकी, बेहोशी का इंजेक्शन देकर. विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री, इंडिया ने डिक्लेयर करा यूनिलेटरल सीज फायर. और लेटर शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ऑन 3 जुलाई 1972. और सिचुएशन दोबारा पीसफुल हो गई. ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेस्टीज एंड प्राइड वाली थी. बड़े सारे लोगों ने इंडिया में इसको एज अ मूवमेंट ऑफ ग्लोरी देखा और इंडिया की जो मिलिट्री पावर थी उसका एक नया चैप्टर खुलते हुए देखा. और आने वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में बात करेंगे कि और इसमें हुआ क्या था. ये राइटर आपसे बोल रहे हैं. एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट और हुआ था जो कि बड़ा फेमस है, जिसके ऊपर बड़ी मूवीज बन चुकी हैं. इसको कई लोग वॉर कहते हैं, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिस वाज द कन्फ्लिक्ट बट थोड़ा सा इंटेंस था तो इसलिए वॉर लगता है, लेकिन एक्चुअली वॉर नहीं था. कारगिल 1999. इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ 1999 बड़े सारे इंडियन साइड पे जो एलओसी पे जो पॉइंट्स थे, इनको याद रख लेना आप सब लोग कि यह आ सकता है कि जो 1999 का युद्ध जो हमारे साथ हुआ, जैसे यूपीपीएससी एमपीपीएससी पूछ सकते हैं, तो पाकिस्तान ने किन किन जगह पर अपने मुजाहिदीन बेचकर ये सिचुएशन टेंस करवाई थी. वो जगह थे मशको, द्रास, कास्कर एंड बटालिक एरियाज. अब हमें लगा कि पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है तो इंडियन फोर्सेस फटाफट से एक्टिव हो गई इन रीजन्स में, इन चेक पॉइंट्स पर, और दोनों कंट्रीज के बीच में कन्फ्रंटेशन हुई. हमारे लिए दिक्कत यह थी, आपने जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी सारी मूवीज में देखा हो, हमारे लिए दिक्कत यह थी कि उनकी फोर्सेस ना पहाड़ी के ऊपर थी और हमें यहां से नीचे से ऊपर जाना था. ऊपर से अगर मैं अपनी 3rd फ्लोर से, 2nd फ्लोर से, छत से आपके ऊपर बैलून मारूं तो ज्यादा आसान है. आप नहीं मार सकते मुझे बैलून, वो तो मैं कैच कर लूंगा आराम से. 26 जुलाई 1999 को इंडिया ने बड़े सारे जो ये इन पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने जो कंट्रोल कर लिए थे जो पॉइंट्स, उसको रिकवर कर लिया हमने. लेकिन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ने हमारा अटेंशन इस तरफ खींचा कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, दे आर न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज. इनके बीच में भिड़ंत बार बार होनी नहीं चाहिए क्योंकि कल को न्यूक्लियर वॉर में एस्केलेट हो सकती है. और उस टाइम पर इस टाइम पर मतलब जो मैं आपको सिनेरियो पढ़ा रहा हूं, जब हमसे पूछा गया कि पाकिस्तान कल को, मतलब मीडिया से पूछा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कि पाकिस्तान कल को कोई अगर ऐसा रवैया अपना ले कि वो भी अब एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है तो आप क्या करोगे. तो अटल बिहारी वाजपेयी की उस टाइम की आप स्टेटमेंट सुनिए, कितनी बोल्ड थी जो उन्होंने टीवीआर पर दी थी और दुनिया की रूह कांप गई थी इस बात से. उन्होंने बोला था, अगर पाकिस्तान ऐसी कोई भी हरकत करता है तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि सूरज की किरण होने के बाद कल सुबह की इस दुनिया के नक्शे में, इस वर्ल्ड मैप में सारी की सारी कंट्रीज तो दिखेंगी लेकिन पाकिस्तान इस वर्ल्ड मैप से गायब हो जाएगी. और पाकिस्तान की तशरीफ की फटकर कितने टुकड़े हो गए थे जिसका अंदाजा पाकिस्तान को भी नहीं है. इस बात पर इन पाकिस्तान ये जो कन्फ्लिक्ट था ये एक मेजर कंट्रोवर्सी का इशू बना क्योंकि उधर के प्रधानमंत्री को ही डार्क सीक्रेट में रखा था आर्मी चीफ ने. अब ये वाली बात आप लोग समझ सकते हो ना, जिन्होंने मेरे साथ सार्क का चैप्टर करा कि पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री फिर आर्मी फिर मिलिट्री आर्मी बोल रहा हूं, सॉरी, डेमोक्रेटिक लीडर्स फिर आर्मी फिर डेमोक्रेटिक लीडर्स फिर आर्मी, ये चलता रहता है. पता है ना वाली बात. सून आफ्टर द कन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान की जो सरकार थी, इट वॉज टेकन ओवर बाय द पाकिस्तानी आर्मी और उधर के चीफ ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, इन्होंने ओवरटेक कर लिया सत्ता को.
1971 का वॉर जब हम पाकिस्तान से जीते तो इंदिरा गांधी की कुंडली कुछ इस प्रकार से चरम सीमा पर बोल रही थी कि लोकसभा के इलेक्शन से बड़ी आसानी से जीत गई, थंपिंग मेजोरिटी से, और इनकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो स्काई रॉकेट हो गई आफ्टर दिस वॉर। असेंबली इलेक्शन जो भी स्टेट्स में हुए वहां पर कांग्रेस लौट आई थंपिंग मेजोरिटी के साथ, और इंडिया अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ दोबारा से डेवलपमेंट प्लानिंग कर पाया। यानी कि जो गैप आ रहा था बार बार, 5 ईयर प्लान अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, अब वो फिर से होने लगे। जैसा कि मैंने बोला आपको, वही जो 5 ईयर प्लान डीरेल हो रहे थे, रुक रहे थे, जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको डाइवर्सिफाई करा गया थ्रू द डिफेंस सेक्टर, स्पेशली आफ्टर 1962 वॉर। इसकी वजह से हम ये जीत पाए ये युद्ध। ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 1962 के युद्ध ने चाइना के साथ जब हमारी हार हुई तो हमें यह सीख दे दी थी कि देश की जीडीपी का कुछ पार्ट डिफेंस सेक्टर में जरूर जाना चाहिए। मैन स्किलिंग से कुछ नहीं होगा। वॉर जो इस टाइम पर लड़े, इस टाइम के जो लड़े जा रहे थे 1962 में, 21st सेंचुरी की वॉर, इसमें मैन के साथ साथ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है वॉर लड़ने के लिए। सिर्फ गर्दन और इरादे मजबूत होने से युद्ध नहीं जीते जा सकते। ये वाली चीज हमारे लीडर्स को समझ में आ गई थी, और जीडीपी का एक मेजर पार्ट डिफेंस सेक्टर में डाइवर्सिफाई करा गया, जिसकी वजह से हमारी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करा गया, और ये पाकिस्तान को हम आराम से हरा पाए। जो डिपार्टमेंट था डिफेंस प्रोडक्शन का, इसको स्टैब्लिश करा गया इन नवंबर 1962। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को लगेगा करंट अफेयर का है या कहीं न्यूज में होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को कब वो करा गया। तो आपको वो कुछ रीसेंट घटना दे देंगे जो रीसेंट बिल्डअप हमारी साथ होती रहती है कि उरी अटैक्स के बाद करा गया या इसके बाद करा गया। जी नहीं, चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद करा गया। एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को स्टैब्लिश करा गया नवंबर 1965। थर्ड 5 ईयर प्लान जो हमारा था 1961 से 66 तक, ये अफेक्ट हुआ था, और इसको स्क्रैप कर यानी कि ये अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो सका था। इसकी जगह हमने 3 एनुअल प्लान चलाए थे। यानी कि 5 ईयर प्लान 5 साल का होता है, लेकिन ये फ्लॉप हो गया, उस टाइम पर अच्छे से इंप्लीमेंट हो नहीं सका। तो इसके ऑल्टरनेटिवली हमने 3 एनुअल प्लान चलाए, 66 वाला प्लान, 67 वाला प्लान, 68 वाला प्लान। क्या था ये? इकोनॉमी करेंगे नितिन सिंघानिया की, उसके अंदर एक चैप्टर आएगा, तब मैं आपको ये वाली बात और अच्छे से बता पाऊंगा। फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ फिर 1969 में, और ये जो एक पीरियड चला रहा था 1951 से 56 तक, फिर 57 से 62 तक, ये ना रिदम बिगड़ गई 5 ईयर प्लान की, और इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज होता रहा आफ्टर दीज वॉर्स। किसी का कोई डाउट? कोई भी डाउट? जल्दी बोलो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।